हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटी ज़ेटा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री का चैप्टर 4, जिसका नाम है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग। उसका लास्ट टॉपिक है द न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन, राइट। तो इससे पहले जितने भी टॉपिक्स करवा चुके हैं उनको जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को इंक्रीज कर दिया गया है। अब आपकी नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाएगा कि जिस बच्चे ने जितने अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर किया है, अब वो बच्चा तो टॉप कर ले जाएगा, और जो बच्चा कहीं पर थोड़ी सी कमी रह जाती है तो वहां पर वो प्रॉब्लम फेस करेंगे। इसलिए हर टॉपिक को, हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा हम चीजों को रिकैप करके चलेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, कि इस चैप्टर में किस तरह से थिंकर का इमर्जेंस होता है। ठीक है, थिंकर्स अलग अलग कंट्री में इमर्जेंस होते हैं। स्पेशली इंडिया की बात करूं तो महावीर स्वामी, गौतम बुद्धा, ये इंडियन सोसाइटी में एक चेंज लेकर आते हैं। जो पुराने रूढ़ी रीति रिवाज थे, या जो सोसाइटी 4 वर्णास में डिवाइड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वैदिक ट्रेडिशन पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वेदों पर क्वेश्चन करेंगे, किस तरह से बनाए हुए थे। तो लोगों को एक सही रास्ता दिखाएंगे, और यही रास्ता दिखाने के लिए थिंकर्स का इमर्जेंस होता है, जो अंधविश्वासों से बिल्कुल लोगों को परे लेकर जाएंगे। ठीक है, लोग क्योंकि पहले बहुत अंधविश्वासी होते थे, किस तरह से जादू टोना इनसे बाहर निकाल कर लेकर आएंगे इनको। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरह से गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के एफर्ट्स से, ठीक है, एक सोसाइटी में रेवोल्यूशन आता है, चेंज आता है, और लोग इनकी टीचिंग से इन्फ्लुएंस होकर किस तरह से इनके फॉलोअर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पहले वाले टॉपिक्स में हम कर चुके हैं। तो देखो, गौतम बुद्ध की लाइफ रहते हुए भी, मतलब जब वो थे और इनकी डेथ के बाद भी, हमने देखा कि बौद्धिज्म बहुत तेजी से, रैपिडली आगे बढ़ता है, बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अलग अलग कंट्री में बहुत तेजी से ये बढ़ता है। ठीक है, अब फर्स्ट सेंचुरी तक आते आते ये जो है इसमें चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी तक आते आते इसमें चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी, क्लियर। और ये जो है बौद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 ब्रांचेस बन जाएगी इसमें, महायान और हीनयान। ठीक है, अभी हम समझेंगे महायान और हीनयान क्या होता है। अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग हैड गिवन द ग्रेट इंपॉर्टेंस टू सेल्फ। देखो, जो अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग है, यानी कि जो पहले गौतम बुद्ध बताते थे कि अपने सेल्फ एफर्ट से हम वो चीज हासिल कर सकते हैं, हम निब्बान की प्राप्ति कर सकते हैं जो एक्चुअल में हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो वो हमेशा सेल्फ एफर्ट्स पर बात किया करते थे, और यही हुआ भी कि लोग पहले क्या करते थे, मतलब सेल्फ एफर्ट से। देखो, जो पहले जो बौद्धिज्म था, ठीक है, जिसमें गौतम बुद्ध को एक सिंपल साधारण मनुष्य की तरह माना गया था, कि वो एक सिंपल ऑर्डिनरी पर्सन थे। ठीक है, उन्होंने अपने सेल्फ एफर्ट से अलाइनमेंट को अटेन किया, ज्ञान की प्राप्ति जो है जो उनको हुई, तब जाकर वो गौतम बुद्ध या फिर महात्मा बुद्ध या फिर भगवान बुद्ध कहलाए। ठीक है, तो यहाँ पर अर्ली की बात करते हैं कि अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग हैड गिवन अ ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो पहले किसमें इंपॉर्टेंस दी जाती थी? जो गौतम बुद्ध बताते हैं कि आप जो है वो सेल्फ एफर्ट्स करोगे तो वो आपको वो सारी चीज मिल जाएगी जो आप पाना चाहते हैं। आप भी गौतम बुद्ध की तरह निब्बान प्राप्त कर सकते हैं, अगर उनके बताए हुए मार्ग पर, अगर तुम सेल्फ जब तक एफर्ट नहीं करोगे उस चीज का, तब तक आपको कोई चीज नहीं मिल सकती। तो हमेशा वो सेल्फ एफर्ट्स पर फोकस किया करते थे। बिसाइड्स द बुद्धास वाज रिगार्डेड एज अ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, हालांकि लोग उनको एक ह्यूमन बींग की तरह समझते थे, इंसान की तरह, हु अटेन, जो एक सिंपल साधारण मनुष्य होते हुए, ह्यूमन बींग होते हुए भी, जब उनको अलाइनमेंट अटेन होती है और निब्बान की प्राप्ति हो जाती है, किससे? अपने ओन एफर्ट से। अपने ओन एफर्ट्स का मतलब होता है कि खुद उन चीजों को प्रैक्टिकली करना। देखो, जब उनको अलाइनमेंट अटेन हुई, उससे पहले वो लाइफ की रियलिटी को जानना चाहते थे। जब उन्होंने 4 बिटर ट्रूथ देखे कि किस तरह से ये 4 जीवन की सच्चाई है, ये क्यों होते हैं, क्या होते हैं, इसी का आंसर लेने के लिए उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के साथ, तपस्वियों के साथ, ज्ञानियों के साथ में टाइम स्पेंड किया, लेकिन उनको वो चीज नहीं मिल रही थी, वो आंसर नहीं मिल पा रहा था जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, या वो जो पाना चाहते थे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, एट लास्ट ये डिसीजन लिया कि ठीक है, मैं मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं सेल्फ एफर्ट से खुद इस चीज को आंसर करने की, या इस चीज का आंसर पाने की खुद कोशिश करूंगा, तब जा करके। और उन्होंने मेडिटेशन किया, और मेडिटेशन के थ्रू इनको अलाइनमेंट अटेन हो जाती है। ठीक है, और फिर ये बुद्ध कहलाते हैं। तो ये ओन एफर्ट से हुआ ना, उनके खुद की मेहनत से हुआ ये। द वर्शिप ऑफ द इमेजेस ऑफ द, फिर क्या होता है कि धीरे धीरे फर्स्ट सेंचुरी तक आते आते चीजें चेंज होने लगती है। अब लोग इनको भगवान बुद्ध कहने लगे। ठीक है, इनको भगवान के रूप में मानने लगे। क्लियर है?
भगवान के रूप में माने गए तो इनकी मूर्तियां बनने लगी, लोग इनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे, इनको भगवान मानकर मूर्तियां रखी और फिर इनकी पूजा करने लगे। अब ये मूर्तियों का बनने का सिलसिला जो है वो चालू हो जाएगा। द वर्शिप ऑफ द इमेजेस ऑफ द बुद्धा एंड बोधिसत्व। ये बोधिसत्व क्या होता है, ध्यान से सुनना। बोधिसत्व होता है जो अपने सेल्फ एफर्ट से ज्ञान की प्राप्ति तो कर चुके हैं, अलाइनमेंट अटेन कर चुके हैं, लेकिन उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं, मतलब उनको मोक्ष नहीं मिला। ठीक है, वो अपना ज्ञान दूसरों को बांटने में उन्होंने लगा दिया। ठीक है, दूसरों को अपना ज्ञान बांटने लग गए। इनमें बुद्धिस्ट मॉन्क आ जाएंगे, टीचर्स आ जाएंगे, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अपना ज्ञान दुनिया को बांटने में लगे, लोगों को इन्होंने बताया, एक सच्चा सही मार्ग दिखाया। ठीक है, तो ये कौन होते हैं, बोधिसत्व होते हैं। और लोग इनके फॉलोवर्स भी बनेंगे, इनकी भी मूर्तियां बना करके लोग इनको वर्शिप करने लगेंगे। ठीक है ना, सो बिकम द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिशन। तो इस महायान का पार्ट ये क्या हो गए, बोधिसत्व भी हो गए। क्लियर है। नेक्स्ट, दिस द न्यू वे ऑफ थिंकिंग इज कॉल्ड, और इसको क्या कहा जाता है, महायान कहा जाता है। न्यू थिंकिंग ट्रेडिशन को लिटरली द ग्रेट व्हीकल, और इसको ग्रेट व्हीकल कहा जाता है। महायान सबसे बड़ा यान। ठीक है, दोज हु अडॉप्टेड दीज बिलीव्स डिस्क्राइब द ओल्डर ट्रेडिशन एज हीनयान। जो उसको थोड़ा सा ओल्ड ट्रेडिशन समझता है कि तुम्हारा जो ब्रांच है वो बहुत ही हीन है, थोड़ी सी छोटी है, और हमारा जो है ऊपर है, हमारा ज्ञान, हमारी जो एक वर्शिप करने की जो एक ट्रेडिशन है या हमारी सोच है वो तुमसे कहीं ज्यादा ऊपर है, तो उनको वो हीन समझेंगे। ठीक है, तो दोज हु अडॉप्टेड दीज बिलीव्स डिस्क्राइब द ओल्डर ट्रेडिशन एज द हीनयान द लेसर व्हीकल। हीनयान का मतलब क्या होता है, लेसर व्हीकल। मतलब आप ये जान लिए, इसमें इसको बोला जाएगा महायान को, ये न्यू ब्रांचेस है, और ये जो हीनयान होगा ये ओल्ड ब्रांच है। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, महायान न्यू ब्रांचेस और हीनयान ओल्ड ब्रांचेस। क्लियर। इसमें महायान में क्या करेंगे, इसमें महायान में लोग जो है गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर इनको वर्शिप किया करेंगे, और जबकि हीनयान में क्या हो जाएगा, हीनयान में बोला जाएगा कि इनको जो है इनकी टीचिंग्स यानी कि इनको सिंबल्स के रूप में इनको वर्शिप किया जाएगा। तो कहीं भी इनकी मूर्तियां नहीं मिलेगी, जो ओल्डर ट्रेडिशन है उसमें मूर्तियां नहीं मिलेगी, सिर्फ इनको सिंबल्स के रूप में वर्शिप किया जाएगा, सिंबल्स के रूप में इनको मेडिटेट किया जाएगा। जैसे यहाँ पर कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि एक एम्प्टी सीट दिखाई गई है, उस एम्प्टी सीट का मतलब होता है कि गौतम बुद्ध का जो मेडिटेशन वाला जो एक भाग था, ठीक है, मेडिटेशन जब वो किया करते थे तो एम्प्टी सीट उसको दर्शाती है। ठीक है, तो मेनी स्कल्पचर्स शो द बुद्धास थ्रू द सिंबल्स एंड नॉट इन ह्यूमन फॉर्म। तो इनको कभी भी कहीं भी ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया गया, इंसान के रूप में नहीं दिखाया गया, लेकिन आगे चलकर लोग इंसान के रूप में इनकी जो है वो मूर्तियां बनाएंगे और इनमें गॉड को देखेंगे और इनको वर्शिप करेंगे। ठीक है, अब देखिए, न्यू An empty seat sculpture show that the meditation of the Buddha and stupa was meant to represent the महापरिनिर्वाण। अब देखो ये क्या था कि empty seat किसको सिंबलाइज कर रही है, empty seat सिंबलाइज कर रही है इनके मेडिटेशन को। ठीक है, उसके बाद ये जो स्कल्पचर, ये स्तूप बना जाएगा। ठीक है, मेडिटेशन के बाद ये स्तूपा बनवाया जाएगा, इनके जहां पर बॉडी रेलिक्स रखे जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर इनको वर्शिप किया जाएगा, और इसी जब इनकी डेथ हुई और इनकी डेथ के बाद इनके बॉडी रेलिक्स को जहां पर रखा जाएगा, और जब इनकी डेथ होती है तो उस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण, निर्वाण होता है मोक्ष, और इनको महामोक्ष की प्राप्ति हो गई, इसलिए उस घटना को जब इनकी डेथ हुई तो महापरिनिर्वाण इनको कहा जाता है, जो कि एक स्तूप के रूप में इसको सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, अनदर फ्रीक्वेंटली यूज द सिंबल वाज व्हील। एक व्हील के रूप में भी इनको सिंबलाइज किया जाता है। व्हील किसका प्रतीक माना जाता है, पहिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, जब गौतम बुद्ध को अलाइनमेंट अटेन हो जाती है तब वो अपने ज्ञान को दुनिया में बांटते हैं, और दुनिया में बांटने की वजह से एक धर्म चक्र परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इन्होंने अपने जो है फर्स्ट जो सेरेमन दिया, अपना पहला उपदेश दिया ऑफ द बुद्धा डिलीवर एज द सारनाथ। तो वो जो पहला जो अपना एक उपदेश दिया, ठीक है, लोगों को अपना उपदेश दिया, अपनी टीचिंग्स बताई, अपना ज्ञान जो है वो शेयर कर रहे थे, तो उस घटना को बोला जाता है, उस घटना को सिंबलाइज किया जाता है व्हील के रूप में। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं पॉपुलर ट्रेडिशन। अभी पॉपुलर ट्रेडिशन क्या होंगे, जैसे कि जो है सम स्कल्पचर्स एट द सांची वर नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट आइडिया। कुछ स्कल्पचर्स में बताया गया है कि वो डायरेक्टली बुद्धिस्ट से जो है वो इंस्पायर्ड नहीं थे, डायरेक्टली इंस्पायर्ड नहीं थे। दीज इंक्लूड द, इसमें क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं, स्विंगिंग, विमेन स्विंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ द गेटवे। ठीक है, एक गेटवे होता है, उसमें एक झूला लटकाया गया, उसमें एक फीमेल को बिठाया गया, तो जैसे ही वो
आगे पीछे होती है, ठीक है, वो मूव ऑन करती है, तो वैसे ही क्या होता है, उनके पैर, उस फीमेल के पैर अगर किसी सूखे पेड़ से टच हो जाते हैं तो वो सूखा पेड़ हरा भरा हो जाता है, ठीक है, फ्रूटफुल हो जाता है। क्लियर? इसमें बताया गया है कि होल्डिंग इनटू अ ट्री अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर बिलीफ this was a woman whose touch caused the tree to a flower and the bear fruit। ठीक है, तो वो पेड़ भी हरा भरा हो जाता है और वहां पर हरियाली, ग्रीनरी आने लगती है। अनदर मोटिव, एक और मोटिव, यानी कि देखो स्कल्पचर्स बनने स्टार्ट हो गए, मूर्तियां बननी स्टार्ट हो गई थी ना, तो इसी में बताया गया है कि एक फीमेल जो थी वो झूला झूल रही है, किसी जो है वो सूखे पेड़ को टच कर जाती है तो वो फ्रूटफुल हो जाता है। दूसरे में बताया गया इसी तरह के स्कल्पचर्स में उसको इंडिकेट किया गया है एक दूसरे उसमें कि अनदर मोटिव इज दैट द वुमेन सराउंडेड बाय द लोटसेस, कि एक वुमेन है, उसके चारों तरफ जो है वो कमल के फूल हैं और दो तरफ एलिफेंट है जो उन पर पानी की बरसात कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वो उनका राज्याभिषेक कर रहे हो, तो ये दोनों क्या माने जाते हैं, ऑस्पिशियस सिंबल माने जाते हैं। अनदर मोटिव दैट वुमेन सराउंडेड बाय द लोटसेस एंड द एलिफेंट व्हिच सीम टू बी स्पार्कलिंग वाटर ऑन हर इफ परफॉर्मिंग द अभिषेक और द कंसेक्रेशन, राइट। तो ये उनका अभिषेक करते हुए, जैसे कि कोई मानते हैं कि ये जो फीमेल है वो महाप्रजापति गौतमी थी, कुछ मानते हैं कि ये गॉडेस लक्ष्मी है, कुछ मानते हैं कि ये अर्थ गॉडेस अर्थ है। तो कहने का मतलब किस तरह से उनको सिंबलाइज किया जाता है, तो ये ऑस्पिशियस सिंबल के रूप में इनको वो किया जाता है, ठीक है, सिंबलाइज किया जाता है, तो इनको भी ध्यान रखना, ठीक है। ये किस लिए बताया जा रहा है, ये इसलिए बताया जा रहा है कि लोग अब स्कल्पचर्स में यानी कि मूर्तियों में किस तरह से लोग इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब आता है कि जैसे बौद्धिज्म में ये दो ब्रांचेस में ये डिवाइड हो गया था, महायान और हीनयान में, ऐसे ही हिंदुइज्म भी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। किस किस में? वो हो जाएगा वैष्णोइज्म में और शैविज्म में। वैष्णोइज्म के फॉलोवर्स होंगे वो लॉर्ड विष्णु को जो है वो इनके फॉलोवर्स होंगे लॉर्ड विष्णु के, और जो शैविज्म में लॉर्ड शिवा के फॉलोवर्स होंगे, ठीक है। तो इन सच वर्शिप द बॉन्ड, अब ये इस तरह का क्या करेंगे, लोग इनकी मूर्तियां बना करके इनको वर्शिप करेंगे। मूर्तियां बनाने और वर्शिप करने का एक जो बॉन्ड होता है, एक रिलेशन होता है, कहने का मतलब गॉड है और डिवोटीज हैं, ठीक है, इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, डिवोशन होता है, भक्ति होती है। तो लोग अब देखो ना कि अलग अलग चीजें देखो चेंज हो रही है, किस तरह से चेंज हो रही है कि बौद्धिज्म में दो पार्ट बन गए थे, ठीक है, हिंदुइज्म में दो पार्ट बन गए थे, ऐसे ही जैनिज्म में दो पार्ट बन गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर। तो लोग जो है अलग अलग चीजों को या उनको फॉलो करते लोग अब नए चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि नए नए जो है चेंजेस हो रहे हैं। तो लोग किस तरह से अपनी सोसाइटी में चेंज देख रहे हैं कि शैविज्म वाज द ट्रेडिशन विद विच द शिवा वाज रिगार्डेड एज द चीफ गॉड, ठीक है। सच वर्शिप एज द बॉन्ड बिटवीन द डिवोटीज एंड द गॉड वाज विजुअलाइज्ड एज भक्ति। उनका ये मानना है कि भगवान और भक्त के बीच का जो भक्ति वाला रिलेशन है, इसी से ही हम गॉड को पा सकते हैं। अलग अलग देखो ट्रेडिशन, यहाँ पर अलग अलग चीजें इमर्ज हो रही हैं कि कोई कहता है कि मेडिटेशन से हम भगवान को पा सकते हैं, कोई कहता है कि हम मूर्ति पूजा करके हम उसमें भगवान को देख सकते हैं, अपनी भक्ति से हम भगवान को पा सकते हैं, ठीक है। और कोई कहता है, कोई किसी तरह से उसको वर्शिप करता है, कोई किसी तरह से भगवान को मेडिटेट करता है, अलग अलग चीजें, सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या आता है, इन द केस ऑफ द वैष्णोइज्म कल्ट्स एंड डेवलप्ड अराउंड द In case of Vaishnavism, cults develop around the various avatar incarnation। अब देखो यहाँ पर अगर हम भगवान विष्णु की बात करते हैं तो भगवान विष्णु अलग अलग फॉर्म में धरती पर आते हैं, तो लोग उनको वर्शिप करते हैं। लॉर्ड कृष्णा के रूप में आ गए, ठीक है, भगवान राम के रूप में आ गए, तो लोग अब उन्हीं की ही जो है वो वर्शिप करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मैंने बताया ना बोधिसत्व, ठीक है, अब वो क्या कर रहे थे, उसी तरीके से अब वैष्णोइज्म में लोग इनके अवतारों को वर्शिप करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। भगवान विष्णु की तो वर्शिप कर ही रहे थे, लेकिन साथ साथ में इनके जो अवतार होते हैं लोग इनको भी वर्शिप करना स्टार्ट कर देंगे, इन्हीं में ही भगवानों को देखते हैं। क्लियर? तो इन द केस ऑफ वैष्णोइज्म, कल्ट डेवलप्ड अराउंड द वेरियस अवतार इनकारनेशन व्हाइल द शिवा वाज सिंबलाइज्ड बाय द किंग। जबकि लॉर्ड शिवा को एक शिवलिंग, एक लिंग के रूप में वर्शिप करेंगे लोग। अलग अलग चीजें, अलग अलग तरीका, अलग अलग मेथड लोगों को अब किस तरह से धर्म के मार्ग पर वो लोग चल रहे हैं, तो ये एक नया ट्रेडिशन जो है वो चल पड़ता है। क्लियर है? आई होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बिल्डिंग टेम्पल। अब देखो जो सबसे पहले जैसे मैंने बताया ना कि हिंदुइज्म में दो ब्रांच बन जाएगी, शैविज्म और वैष्णोइज्म, ठीक है। अब लोग
टेम्पल्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान की मूर्तियां रखेंगे जिनको वो डिवोट करेंगे, जिनकी वो भक्ति करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से एक जहां पर उनको वर्शिप किया जाएगा उसके लिए एक प्लेस बनाएंगे और उनको क्या कहा जाता है? टेम्पल। द अर्ली टेम्पल वॉज अ स्मॉल स्केल। जो सबसे पहले टेम्पल बनाए जाते थे ना, ठीक है, तो वो एक छोटा सा रूम होता था इस तरीके का, ठीक है, छोटा सा रूम होता था और इसमें मेन डिटीज को रखा जाता था। भगवान की मूर्ति देख रहे हो ना, शिवलिंग रखा हुआ है ना यहाँ पर, तो भगवान शिव को इस तरह से डिवोट किया जाता था, इनकी भक्ति की जाती थी, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता? एक छोटा सा स्क्वायर रूम था, वॉज कॉल्ड द गर्भगृह विद अ सिंगल डोर। इसका एक ही डोर होता था, ठीक है, एंट्री भी यही और एग्जिट भी यही, बस इनको वर्शिप करते थे लोग, यहीं से बाहर आ जाते थे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि विद अ सिंगल डोर वे फॉर द वर्शिपर टू एंटर एंड ऑफर वर्शिप टू द इमेज, ठीक है। और जो भी इनको वर्शिप किया होता था, मतलब जो भी फूल माला वगैरह चढ़ानी होती थी, तो बस उसके लिए एक ही गेट था ये, ठीक है। उसके बाद टॉल स्ट्रक्चर नोन एज द शिखर वाज बिल्ट ओवर द सेंटर साइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक टेम्पल का स्ट्रक्चर बताती हूँ, तो ध्यान से समझिएगा उसको, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, मंदिर के अंदर टेम्पल के अंदर हम एंटर करते हैं, तो जो एंट्रेंस गेट होता है उसको क्या बोलेंगे? गोपुरम। उसको क्या बोलेंगे? गोपुरम। उसके बाद गोपुरम को क्रॉस करके यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल आता है जहाँ पर नाचना गाना बजाना शादी वादी होती रहती है, विजिटर्स वहां पर रेस्ट करते रहते हैं, भगवान के भजन करते रहते हैं। उसको क्या बोला जाता है? मंडप। उसको क्या बोला जाता है? मंडप, ठीक है, मंडप। उसके बाद मंडप को क्रॉस करके, जैसे मंडप को क्रॉस करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल स्क्वायर रूम आएगा जहां पर मेन डिटीज रखी जाती है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे गर्भगृह। इसको क्या बोलेंगे? गर्भगृह, ठीक है। और गर्भगृह के ठीक ऊपर यहाँ पर एक जो झंडा सा फहराता रहता है ना, रेड कलर का, हवा में लहराता रहता है, उसको क्या बोलेंगे? इस सबसे बड़े ऊंचे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? शिखर। इसको क्या बोलेंगे? शिखर, ठीक है। तो ये इस तरीके से टेम्पल का स्ट्रक्चर बन जाता है। क्लियर? इस तरीके से ये टेम्पल बन जाता है, ठीक है। सारी चीजें समझ में आ गई। पहले गोपुरम होता है, एंट्रेंस गेट, उसके बाद में मंडप आता है, उसके बाद में गर्भगृह आता है और फिर शिखर आता है, ठीक है। आई होप समझ के होंगे आप सारा, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ द अर्ली टेम्पल, एक सबसे बड़ा फीचर, ठीक है, किसका? अर्ली टेम्पल का, वाज सम ऑफ दीज वर हॉलोड आउट द ह्यूज रॉक्स एट द आर्टिफिशियल केव्स। सबसे बड़ा इसका एक फीचर बताते हैं कि इसमें एक पूरे के पूरे पत्थर को काट करके, मतलब भगवान शिव का पूरा एक मंदिर बनाया गया है महाबलीपुरम, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके बाद द ट्रेडिशन ऑफ द बिल्डिंग आर्टिफिशियल केव्स वाज एन ओल्ड वन, ठीक है। अब ये ट्रेडिशन ओल्ड था। सम ऑफ द अर्लीस्ट ऑफ दीज वर कंस्ट्रक्टेड इन द 3rd century BCE ऑन द ऑर्डर ऑफ अशोका फॉर द रिनन्सर who belong to the आजीविका सेट। अब ये देखो टेम्पल्स धीरे धीरे बनना स्टार्ट होंगे। अब इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। पहले तो छोटे से रूम में ही डिटीज को रखा जाता था, वहीं पर वर्शिप किया जाता था। फिर बड़े बड़े टेम्पल बनेंगे। उसमें बड़ा टेम्पल बताया कि किस तरह से एक रॉक को काट करके इतना बड़ा टेम्पल बनाया गया है। क्लियर है? अब ये चीजें चेंज हो जाएगी सोसाइटी के अंदर। तो कैन वी सी एवरीथिंग? क्या हम सारी चीजों को जो है इन मूर्तियों के थ्रू समझ सकते हैं? ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा। अ ग्लिम्प्स ऑफ द रिच विजुअल ट्रेडिशन एंड एग्जिस्टेड इन द पास्ट एक्सप्रेस इन अ ब्रिक एंड द स्टोन आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इसमें ईंटों से, स्टोन से जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे, ठीक है, स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग, तो ये सारी चीजें, चाहे वो आपका कोई भी आर्किटेक्चर है, ठीक है, कोई भी आर्किटेक्चर है, या फिर हम बात करें किसकी, आर्कियोलॉजिस्ट की, तो सबसे पहले जब हम आर्कियोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अंग्रेजी आते हैं, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट वाला काम जो है वो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट हुआ था, इंडिया में तो बाद में आया था। ठीक है, तो क्या कहता है कि ग्लिम्पसिंग ऑफ द रिच विजुअल ट्रेडिशन दैट द एग्जिस्टेड, जब ये इन्होंने अलग अलग जैसे मूर्तियों को देखा, तो मूर्तियों के देखने से पता चलता है कि किस तरह से चीजें जो है वो चेंज होने लगी थी, पहले क्या था, अब क्या था। ठीक है, तो वी हैव सीन दैट द मच हैज बीन डिस्ट्रॉय एंड लॉस्ट देयर ओवर द सेंचुरी। तो ये इतनी पुरानी थी कि जैसे जैसे टाइम पास होता गया वैसे वैसे ये डिस्ट्रॉय होती चली गई। ठीक है, तो हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिली, तो उसके बाद में क्लियर पिक्चर नहीं मिली, या फिर हो सकता है टूट कर वो जो है मिट्टी में मिल गई हो, नीचे गिर गई हो, उनके पीसेस गई हो। अब आर्कियोलॉजिस्ट का क्या काम होता है? आर्कियोलॉजिस्ट तो यही करते हैं ना कि चीजों को खुदाई के दौरान निकालते हैं। अब जो चीज उनको मिली, मान लीजिए कोई पत्थर की मूर्ति मिली या स्ट्रक्चर में कुछ भी मिला XYZ, अब उन पर एग्जामाइन किया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे किस तरह से उनको जो है वो पहचानने में उनको इस तरह से
एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये सारी चीजें। हिस्टोरियन ऑफन ड्रॉ अपॉन द टेक्सचुअल ट्रेडिशन टू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द स्कल्पचर। अब जहां जहां से इनको जैसे जैसी चीजें मिली या एक टेक्स्ट बुक में इनके बारे में जो लिखा हुआ था, अब उनको पहचानने में क्या किया जाएगा, उनको पहचानने में इन चीजों की मदद ली जाएगी। जैसे मान लीजिए मिट्टी की खुदाई के दौरान उनको एक ऐसी मूर्ति मिली जिसके बहुत सारे हाथ थे, ठीक है, बहुत सारे हाथ थे, बहुत सारे सर थे। अब क्योंकि वो अंग्रेज थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये भगवान विष्णु की है या भगवान शिव की है, भगवान राम की है, कृष्णा की है, किसकी है, नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि उन्होंने उन चीजों को पहले देखा नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ ऐसी मूर्तियों को देखकर वो डर भी जाया करते थे, ठीक है। अब हिंदू टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जब उन्होंने हिंदू टेक्स्ट बुक पढ़ी और इनके बारे में पता किया, ठीक है, तो उन चीजों के बाद में वो उसको रिलेट कर पाए कि ये तो लॉर्ड विष्णु के बारे में बताया गया है। जैसे महाभारत में बताया गया है ना कि जब अर्जुन को श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दे रहे थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा वैसा रूप धारण किया था, ठीक है, जिसके इतने सारे हाथ थे, इतने सारे सर थे, ठीक है। अब उस चीज को उन्होंने हिंदू टेक्स्ट बुक में पढ़ा और तब जाकर वो रिलेट कर पाए कि ये तो उनकी मूर्ति है, ठीक है। तो देखिए, तो हिस्टोरियन ऑफन द ड्रू अपॉन द टेक्सचुअल ट्रेडिशन अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द स्कल्पचर व्हाइल दिस सर्टेनली अ फॉर मोर एफिशियस स्ट्रेटजी देन द कंपेयरिंग इंडियन इमेजेस विद द ग्रीक स्टैच्यूज। अब पहले तो जो चीजें, ठीक है, वो बाहर के थे तो उनको तो वही टेक्निक समझ में आएगी, वही ग्रीक स्टैच्यूज समझ में आएंगे जो ग्रीक पैटर्न के बने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी एक गौतम बुद्ध की मूर्ति मिली, यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से इनका ड्रेसिंग सेंस है, ठीक है। अब ड्रेसिंग सेंस कहने का मतलब कि किसी किसी में तो बताया गया है कि बिल्कुल एम्प्टी सीट दिखाया गया था, ठीक है, जहां पर गौतम बुद्ध की कोई मूर्ति ही नहीं मिली, ठीक है, उसको उनको मनुष्य के रूप में दिखाया नहीं गया था। कहीं कहीं पर मिला कि उनको पूरी ड्रेसअप के साथ इनका पूरा शरीर ढका हुआ है कपड़ों से, तो कहीं कहीं पर इस तरीके से। तो ये चीजें पता लगाने में यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस तरह से ट्रेडिशन चेंज हो रहे थे। और यही तो ये टॉपिक था कि किस तरह से ट्रेडिशन चेंज हो रहा था, लोगों का माइंड चेंज हो रहा था, लोगों का भक्ति करने का, वर्शिप करने का स्टाइल चेंज हो रहा था, मेथड अलग अलग अपनाए जा रहे थे इनको वर्शिप करने के लिए। क्लियर है? सो ऑलवेज इजी टू यूज, वन ऑफ द मोस्ट द इंटीग्रेटिंग एग्जांपल ऑफ दिस फेमस स्कल्पचर अलोंग द ह्यूज रॉक सरफेस द महाबलीपुरम तमिलनाडु। और इसी का ही देखो इस तरीके से यहाँ पर जैसे गौतम बुद्ध को दिखाएगी चेंज हो रहा है, फिर वहां पर हमने देखा कि गर्भगृह में किस तरह से एक छोटी सी रूम में भगवान की डिटीज को रखा गया, मतलब मेन डिटीज को रखा गया है। अब धीरे धीरे ये टेम्पल्स का स्ट्रक्चर भी चेंज होने लगेगा। कहने का मतलब अब नए नए रिलीजियस ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है, परंपराएं, नई नई परंपराएं इमर्ज होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है। और अगर आप CUET प्लस, क्योंकि अभी आने वाले एग्जाम में आपके अप्रैल में बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे और फिर मई में आपका CUET 2024 एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए तैयारी करने के लिए, अपनी बेस्ट टू बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आज है 31, ठीक है, जल्दी से जाकर के और समर्थ बैच को ज्वाइन करेंगे और इस पर मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिलेगा। 17% की जगह आपको 21% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। मैं अभी बताती हूँ कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अभी से जाकर के चीजों को आप जो है वो क्लियर करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि CUET 2024 में कंपटीशन होने वाला है, बहुत बहुत टफ और बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है। 22 में थोड़ा था, 23 में जो है वो और इंक्रीज हो गया और 24 में वो और ज्यादा। आने वाले टाइम में ये इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम बन जाएगा। इस पूरे कंपटीशन में से आप अपने आप को किस तरह से बाहर निकालेंगे, टॉपर कैसे बनेंगे, तो आप बन सकते हैं। कहीं ना कहीं आप ये सपना पूरा कर सकते हैं हमारे इन समर्थ बैच से, ठीक है। इसके अलावा ये आपका महापैक है, ये एम्बिशन बैच है, सारथी बैच है, जहां पर आपकी काउंसलिंग जो है वो दी जाती है। अगर आप चाहते हो कि CUET की तैयारी ना करके मैं अभी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा, तो उसके लिए हमारा ये स्पार्क बैच है। चाहे वो आपका कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है, किसी का भी है, कोई भी स्ट्रीम है, तो उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए, किसी भी कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हो Y489। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे इसको, ठीक है। कमेंट में लिखकर बताएंगे कि आपको कैसा लगा आज का ये सेशन। शेयर करेंगे ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में और इसको लाइक कर देंगे। अब बताती हूँ मैं आपको किस तरह से आपको ये परचेज करना है और कितना आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, नहीं किया तो फटाफट से कर लो, या आप गूगल पर भी जाकर आप इसको डायरेक्ट टाइप कर सकते हो अड्डा 24/7। तो फिर ऑल कोर्सेज पर जाएंगे। जैसे आप ऑल कोर्सेज पर जाएंगे तो वहां पर मिलेगा आपको अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम CUET। अब ये मत सोचना कि इसमें CUET की प्रिपरेशन कराई जा रही है, CUET प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों की प्रिपरेशन करवाई जा रही है इसमें। तो आप क्या करोगे,
आर्ट्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका समर्थ बैच, ठीक है। इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489, ठीक है, Y489, क्योंकि आज 31st है, मंथ एंड सेल है, ठीक है। ऑफर आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिल रहा है, 20% का, 17% से 20% का आपको पूरा का पूरा डिस्काउंट मिल रहा है। जल्दी से जाइए, अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बाद में इतना टाइम नहीं मिलेगा। और जीटी इंग्लिश में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी बाद में अगर तुम तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट आता है, जो कि हमारी लिटरेचर से क्लास 12 से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जितनी जल्दी आप तैयारी शुरू करेंगे उतनी अच्छी रिवीजन लेकर जाएंगे, क्योंकि रिवीजन जितनी अच्छी होगी स्कोर उतना अच्छा होगा, स्कोर जितना अच्छा होगा उतना ही आप आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपके पास आती चली जाएगी और आप उसमें एडमिशन ले लोगे, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।